अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। न्यू पाकिस्तान में आप तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहती हूँ और मैं हूँ आपकी मेज़बान नबीहा एजाज। जनाब, जो मुल्की सियासी सूरत हाल है वो मुसलसल बहरान का शिकार है और ऐसे में डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई और कल क्या अदालती कार्रवाई रही ये हम सब देखते रहे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फुल कोर्ट बनाने की तमाम तर दरखास्तें मुस्तरद कर दी। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते हैं कि अदलिया ने हमारे मुतालबे पर गौर करने की बजाय इसको मुस्तरद कर दिया है। अगर फुल कोर्ट नहीं बनाया तो अदलिया के फैसले को मुस्तरद कर देंगे। उन्होंने मजीद क्या कहा, पहले वो देखते हैं, फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। अगर फुल कोर्ट मुस्तरद किया जाता है तो हम भी अदलिया के इस फैसले को मुस्तरद करते हैं और हम अब इस केस के हवाले से इस बेंच के सामने पेश नहीं होंगे और मुकदमे का बाइकआउट करेंगे। अदलिया के ऐसे फैसले कि जिसने हुकूमती निज़ाम में इस्तिराब पैदा किया है, हुकूमत की पॉलिसियों के तसलसल को तोड़ा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद इत्तेहादी जमातों के जो सरबराह यहाँ पर मौजूद थे उन्होंने रात गए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और यही कहा कि वो अदालती कार्रवाई यानी कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फुल बेंच बनाने की दरखास्त मुस्तरद होने के बाद जो है वो बाइकआउट करते हैं। इसी के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अहमद बिलाल, सरबराह पिलडॉट। बहुत शुक्रिया अहमद साहब, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। अदालती कार्रवाई का बाइकआउट हो गया, कैसे देखते हैं आप इस तमाम सिचुएशन को जो कल बिल्डअप होती रही? जी, ये बहुत आपने सही लफ्ज इस्तेमाल किया कि बहुत इस्तराब था, परेशानी है, एंग्जाइटी है लोगों को, ख़ास तौर पे जो कानूनी हलके हैं, लीगल फ्रेटर्निटी है, उसके अंदर भी इस्तराब है क्योंकि ये जो फैसले सुप्रीम कोर्ट ने किए हैं माजी में और उसका रिव्यू भी दरकार है, वो एक बड़े बेंच के सामने होता तो शायद ज़्यादा उसकी पजीराई होती पब्लिक में भी और कानूनी हलकों में भी, लेकिन वो उन्होंने नहीं किया। तो ये एक बात से तशवीश बात है। अब ये चूँकि इसका बाइकआउट हो चुका है, मेरे ख्याल में तो बाइकआउट भी नहीं होना चाहिए था। उनको प्रोटेस्ट अपना रिकॉर्ड कराने के बाद पूरी फोर्सफुली अपने आर्ग्यूमेंट इसके सामने पेश करने चाहिए थे, अपने मेरिट का केस पेश करना चाहिए था। उसके बाद फैसला जो भी होता, लेकिन बाइकआउट मेरे ख्याल में को बहुत अच्छा कानूनी तरीका नहीं है। ये एक सियासी हरबा होता है जो पार्लियामेंट्स वगैरह में इस्तेमाल होता है, लेकिन अदालतों के अंदर जब आप ऐसा करते हैं दर हकीकत आप अपने आप को उस मौके से महरूम कर देते हैं जो आपको हासिल होता है अपने आर्ग्यूमेंट अदालत के सामने पेश करने का। लेकिन बहरहाल ये मेरे ख्याल में ये डेस्परेशन की इंतहा है क्योंकि उनको कोई उम्मीद नहीं थी शायद बेंच से किसी इंसाफ की, इसीलिए उन्होंने उसको बाइकआउट किया। जब कोई फरीक बाइकआउट करता है तो उसका मकसद ये होता है, मतलब यही होता है कि उसको अब इससे कोई उम्मीद नहीं है। अहमद साहब, अगर हम बात करें, देखिए जो पूरी सिचुएशन का ओवरऑल अगर जायजा लिया जाए तो तहरीक एतमाद उस वक्त पेश होती है जब हुकूमत के अराकीन हुकूमत से मुतमईन नहीं होते। और जो असूल की बात है, जब पार्टी हेड के खिलाफ अराकीन नहीं जा सकते हैं तो आप नहीं समझते कि इस तरह से जो जमहूरी अमल है वो मुतासर हो रहा है, उसको रोक दिया गया है? इस बारे में आप क्या कहेंगे, क्या आपकी राय है? देखिए, ये कंफ्यूजन भी अदालत की तरफ से पैदा किया हुआ है और इसीलिए अदालत को कहा जा रहा था कि वो बड़े बेंच के जरिए इस कंफ्यूजन को दूर करें। और कंफ्यूजन क्या है? वो कंफ्यूजन ये है कि आइन में जो चीज़ नहीं लिखी हुई कि जिन डिफेक्टिंग मेंबर्स के वोट काउंट नहीं होंगे, ये हमारे आइन में नहीं लिखा हुआ, लेकिन अदालत ने अपने फैसले में ये बात शामिल कर दी है। चुनाचे इसके ऊपर रिव्यू पिटिशन भी है और इसी की रोशनी में डिप्टी स्पीकर साहब ने फैसला कर दिया 22 तारीख को कि जिन लोगों ने अपने पार्टी के प्रेसिडेंट के बरखिलाफ वोट दिया उनका वोट काउंट नहीं होगा। दूसरी चीज़ जो कंफ्यूजन है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ने जो अपना फैसला दिया था 25 लोगों को डिस्क्वालीफाई और डिसीट करने का, उसमें भी उन्होंने यही लिखा कि उन्होंने इस बात को ज़्यादा अहमियत नहीं दी कि पार्लिमानी पार्टी की तरफ से हिदायत आने की शर्त पूरी हुई है नहीं,
तो उसको भी कंफ्यूजन को दूर करना जरूरी था। तो ये कंफ्यूजन फैला हुआ है, इसको दूर ठीक है। करना हम थोड़ी सी आवाम की जो कंफ्यूजन है उसको दूर करने के लिए हमारे साथ सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब भी मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। बुनियादी सवाल यह है कि पार्टी हेड के इख्तियारात क्या हैं और पार्लिमानी पार्टी हेड के खिलाफ क्या लाइन ले सकता है? आईनी तशरीह इसके किस तरह से वजाहत करता है? देखिए, पार्टी हेड के इख्तियारात को समझने के लिए जो है वो एक तो आपको अपने माहौल को समझना होगा, दूसरा पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन को इट्सेल्फ समझना होगा। पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन में अगर तमाम इख्तियारात का मंबा जो है पार्टी हेड है, तो फिर जो है वो सारा जितने भी चश्मे फूटेंगे वो वहीं से फूटेंगे। अब इसको एक बहुत आसान सी मिसाल से समझ लीजिएगा कि आपने रोज 100 मोटो वाली बात सुनी होगी सुप्रीम कोर्ट के हवाले से। तो उस सुप्रीम कोर्ट में जो 100 मोटो वाला है उसमें तो ये लिखा हुआ है कि वो सुप्रीम कोर्ट 100 मोटो ले सकती है, आर्टिकल 184। तो फिर उसमें चीफ साहब क्यों लेते हैं उसका 100 मोटो? ठीक है जी, रजिस्ट्रार नोट पुट अप कर देता है या कोई जज साहब जो है नोट पुट अप कर देते हैं और चीफ साहब ले लेते हैं। तो हमेशा जो है वो मामला को जो रेगुलेट करता है वो हेड ही करता है। अगर हेड को बीच में से निकाल दे तो फिर आपका जो मामला को रेगुलेट करने का तरीका कार है वो खत्म हो जाएगा। फिर हर केस जो है उसकी अपनी प्रायोरिटीज होती है। आप इससे पहले के केसेस जो है ना वो तो डंप होके जा रहे हैं और इस केस को जो है ना वो आप फास्ट ट्रैक पे डाल देते हैं। इन केसों का और उन केसों का जो है वो एक दूसरे के साथ तो ये इंटरलिंक है। ये केसेस किसी न किसी हवाले से कोई ना कोई ताल्लुक बनता है। उस असेंबली के साथ उनका कोई ना ताल्लुक बनता है, उस सीएम के साथ उसका कोई ना कोई ताल्लुक बनता है। तो जो कुछ भी किया जा रहा है वो मेरा ख्याल है कि वो उसके हवाले से शकूक पैदा हो रहे हैं। हमें बहुत एहतराम है, हम बहुत इज्जत करते हैं, हम अपने किसी अदारे के ऊपर जो है वो उंगली नहीं उठाना चाहते। मगर अगर वो उंगली खुद ब खुद उठना शुरू हो जाए, जब आपके 50 केसों में 47 केस जो है वो जाके वो किसी एक जगह पे लगे और बाकी लोगों के पास बेदखली के केसेस लगे और उनके पास कोई अहमियत का मामला आने न दिया जाए, तो वहाँ पे हल जो है वो पैदा होना शुरू हो जाते हैं। हमें अक्सर ये एक बात की जाती है, हमें कहा जाता है कि आप जो है आप पॉलिटिशियन इकट्ठे नहीं बैठ सकते। सर आंखों पे बहुत एहतराम के साथ, मगर क्या हमारे जजेस इकट्ठे बैठ सकते हैं? टी रूम में इवन इकट्ठे बैठ सकते हैं? जब टी रूम में नहीं बैठ सकते, जब कोर्ट में इकट्ठे नहीं बैठ सकते, तो हमें ये कहना कामरान साहब, मैं आपकी जाने मुझे दोबारा आना है। अहमद साहब भी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। अहमद साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर जो इत्तेहादी है वो फुल कोर्ट बनाने पर क्यों बजिद हैं? सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है, मुअज़्ज़ज़ अदालत के जो रिमार्क सामने आए हैं वो यही है कि ये इतना मुश्किल मामला नहीं है कि इस पर फुल कोर्ट बनाया जाए और फिर बाइकआउट कर देना। तो क्यों इत्तेहादी बजिद है इस पर? इत्तेहादियों की अपनी रीजंस भी होंगी, लेकिन मैं तो आपको अपनी एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ। मेरे ख्याल में बहुत इंपॉर्टेंट लीगल पॉइंट्स इन्वॉल्व है इसमें। मैंने आपको पहले अर्ज किया था कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया हुआ है जिसको 5 रुकनी बेंच था जिसने ये फैसला दिया था। उसमें से 2 बेंच के रुकन उससे इख्तलाफ कर चुके हैं, 3 रुकन का फैसला था और वो उन्होंने ये जो चीज़ कही थी वो दूसरे 2 जजों ने कहा कि ये री राइटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। यानी आपने एक ऐसी चीज़ कह दी है कि जो लोग वोट देंगे डिफेक्शन में उनके वोट काउंट नहीं होंगे। तो ये एक बहुत बड़ी गलती है कई लोगों के ख्याल में और लीगल फ्रेटर्निटी के ख्याल में। तो उसको दुरुस्त करने का तरीका यही था कि कोई बड़ा बेंच बने, कम से कम 5 से बड़ा बेंच बन जाए, और अगर फुल कोर्ट किसी वजह से प्रैक्टिकल नहीं आया तो बड़ा बेंच बन जाए, क्योंकि इन्हीं 3 लोगों ने वो फैसला दिया था जिसको गलती करार दे रहे हैं और उसकी रिव्यू भी एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट के सामने है। इसलिए मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा खलफिशार का बायस है। इसलिए और फिर दूसरी बात यह है कि हमारे इतनी पार्टियों ने कल इकट्ठे होके अमली तौर पे इस 3 रुकनी बेंच के ऊपर अदम एतमाद का इजहार किया है। अब ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, ऐसे होना नहीं चाहिए, लेकिन उनकी बहरहाल अपनी रीजंस हैं। तो ये 2 वजूहात है जिनकी बुनियाद पे ये फुल कोर्ट होना बहुत ज़रूरी था और मैं भी इसकी तायीद करता हूँ। और इन मेरा ख्याल है इन सियासी जमातों ने भी यही बात मुतालबा किया था और पीटीआई ने भी इसके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं किया। उन्होंने कहा ब्लैक मेलिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर चीफ जस्टिस ये समझते हैं तो वो कर दें। तो किसी तरफ से इसकी मुखालफत नहीं थी, इसको कर देना चाहिए था।
ठीक है अहमद साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे, पूरे मामले के ऊपर, सूरत हाल के ऊपर तज्जिया सामने रख रहे थे। कामरान मुर्तजा साहब स्टिल विद अस। कामरान साहब, मुझे बताइएगा, एक और काबिल जिक्र बात यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, यहाँ पर पार्टी हेड पार्लियामेंट का रुकन नहीं है। अगर पार्टी हेड रुकन ना हो तो फिर उसकी हैसियत क्या रह जाती है? पार्टी हेड की हैसियत जो है ना, वो दस्तूर में खुद भी लिखी हुई है, और पार्टी हेड की हैसियत को डिटरमिन करने के लिए आपको पार्टी के दस्तूर पे जाना पड़ेगा, अपने दस्तूर पे नहीं जाना पड़ेगा। आप देखिए, दुनिया की बहुत सारी पार्टियों में कहीं जनरल सेक्रेटरी जो है ना, वो सारा ताकत का मेंबर जनरल सेक्रेटरी हुआ करता है, कहीं उसका चेयरमैन हुआ करता है, कहीं उसका सदर हुआ करता है। तो ये उस पार्टी के दस्तूर में लिखा जाता है। आप पार्टी के दस्तूर को नहीं देखते, आप जनरल सेक्रेटरी की जो है प्लेन लैंग्वेज पे आ रहे हैं, और वो प्लेन लैंग्वेज भी जो है ना, वो प्लेन लैंग्वेज भी ऐसी नहीं है कि जिसके ऊपर जो है ना वो बिल्कुल कोई क्लैरिटी के साथ जो है ना कोई ऐसी चीज ना हो कि एम्बिग्विटी मौजूद ना हो। तो उसमें पार्लिमानी पार्टी के डिसीजन की बात की गई है, मगर वो उसमें पार्टी जितना स्टीयरिंग है वो तमाम का तमाम पार्टी हेड के पास है। और वैसे भी आप प्रैक्टिकली अपने मुल्क में देखिए, आप पार्लिमानी लीडर्स, आप ये 150 पार्टियां जितनी भी हैं, इनके पार्लिमानी लीडर्स के नाम किसी को आते हैं? अगर किसी को आता है तो पार्टी हेड्स के नाम आते हैं। उनकी इवन पार्लियामान के मेंबर्स के नाम जो है ना वो कोई नहीं बता सकता। चले पार्लियामान मेंबर्स तो बहुत ज्यादा होंगे पार्लियामान के, मगर पार्लियामानी लीडर्स के नाम कोई बता नहीं सकता। आपसे अगर पूछ लिया जाए तो आप भी नहीं बता सकते, मगर पार्टी हेड्स के तमाम नाम आप उंगलियों पे गिन के बता सकती हैं। तो जब ताकत का मंबा पार्टी हेड है और पार्टी हेड की तरफ से एक लीडर आ जाता है, एक लेटर आ जाता है, और उस लेटर को अंडरस्टैंड कर लिया जाता है परवेज इलाही साहब के साहबजादे मोनिस इलाही की तरफ से, और वो कहते हैं कि हम हार गए इमीडिएटली आफ्टर इलेक्शन। तो जब एक अंडरस्टैंडिंग मौजूद है, उनकी नॉलेज में है एक चीज, तो उसके पास ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। मगर फिर भी इसके बावजूद हम ये नहीं कहते कि फैसला जो है हमारे हक में किया जाए, किसी और के हक में किया जाए। बात बड़ी आसान सी थी कि तमाम लोग बजाय 3 लोगों की विजडम की, हम 14 लोगों की विजडम से चाहते हैं कि 14 लोगों का विजडम है वो इस कौम को मिले। साहब, ये सियासी महाजराई में आपको नहीं लगता कि पंजाब जैसा बड़ा सूबा मुतासिर हो रहा है? मुल्क वैसे ही इस वक्त मुआशी बहरान का सामना कर रहा है, ऐसे में सियासी महाजराई का होना, अदालती फैसले सामने आना, आपको नहीं लगता कि सब कुछ ड्रैग हो रहा है, डिले किया जा रहा है? कब जो है हम इस बहरान से बाहर निकलेंगे? देखिए, ये बहरान जो है ये ताज़ा बहरान नहीं है। ये बहरान जो है इसकी अगर इसकी कड़ियां आप मिलाती जाए तो 2017 तक जाके मिलती है। यानी इससे पहले वाली गवर्नमेंट को टॉपल करना, और उस टॉपल करने का एक तरीकाकार वजह करना, और उसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाना, और उसके बाद जो है ना वो होते आज मुल्क को इस तबाही पे पहुंचा दिया गया है कि जहाँ आपके पास जो है ना 230 पे है, आज आपके पास 265-270 के ऊपर पाउंड खड़ा है, और मुल्क की मईशत जो है ना वो बिल्कुल उसका पहिया चलने से इनकारी है। तो इसके लिए वो लोग उनको रास्त जिम्मेदार ठहराना होगा जो 2017 से लेके आज तक इस मामले में किसी न किसी हवाले से इस बहरान के जिम्मेदार रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि ये मामला जो ना पार्लियामेंट में लेके जाना चाहिए। उस बहरान के पीछे जो किरदार थे, उनकी कठपुतलियां जो थी, उनका तयन किया जाना चाहिए। अच्छा कामरान साहब, ये जो बाइकआउट किया गया है हुकूमत की जानिब से अदालत का, आप इस मूव को कैसे देखते हैं? माजी में हमें शायद ही ऐसी कोई मिसाल मिलती है किस चीज का बाइकआउट जो किया गया है सुप्रीम कोर्ट का, ये कार्रवाई का मैं नहीं फॉलो कर पाया आपकी बात। सर, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि जब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये रिमार्क सामने आए कि फुल बेंच की मामला इतना मुश्किल नहीं है कि इसके ऊपर फुल कोर्ट बनाया जाए, तो उसके बाद रात को जब लेट नाइट प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो इत्तेहादी जमातों के हुक्मरानों ने बाइकआउट किया। देखिए, मामला शायद आपके लिए मुश्किल ना हो, आपको आधा गिलास भरा हुआ नजर आ रहा है, मगर मुझे जो है मामला मेरे लिए मुश्किल होगा कि जहाँ मुझे जो है वो आधा गिलास खाली नजर आ रहा है। मुझे जो है इससे पहले के फैसलों में रीराइटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नजर आ रही है। मुझे आपके फैसलों के साथ, मैं पार्लियामान का मेंबर हूँ, मुझे आपके फैसलों के साथ इत्तेफाक नहीं है, बहुत एहतराम करता हूँ। मेरा रोजगार यहाँ से वाबस्ता है, मेरा दिन रात जो है मैं सबसे ज्यादा अगर वक्त गुजारता हूँ तो अदालतों में गुजारता हूँ, मगर इसके बावजूद बहुत अदब के साथ, बहुत एहतराम से कहता हूँ कि मुझे आपके फैसलों से इत्तेफाक नहीं रहा। आपने रीराइट कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन को। जब आपके हवाले से इस तरह के सवाल पैदा होने लग जाएंगे और रीराइट करने के नतीजे में किसी तरीके को नुकसान हुआ है और किसी तरीके को फायदा हुआ है, तो
जब इस तरह के सवाल पैदा होने लग जाएंगे तो फिर जजेस जो है ना वो रिफ्यूज किया करते हैं। हम ये भी नहीं कहते कि आप रिफ्यूज करें, हम ये कहते हैं कि आप भी बैठे, बाकी भी बैठे और सब मिल के फैसला करें। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तजा साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में वक्त तो एक छोटे से वक्फे का, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक। न्यू पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहते हैं और अदालती कार्रवाई का आगाज आज 11:30 बजे एक मरतबा फिर से होने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर इस वक्त सिचुएशन कैसी है, कौन कौन से रहनुमाओं की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है, कितनी गहमा गहमी है और अदालती कार्रवाई कितने बजे शुरू होगी, सारी बातें जानेंगे हमारे न्यूज रिपोर्टर जहांजेब अब्बासी से, जो कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद है। जी गुड मॉर्निंग जहांजेब, क्या सिचुएशन है इस वक्त, कौन कौन पहुंचा? देखें, जो मरकज़ी कायदीन हैं PDM के, उन्होंने तो कल ये ऐलान कर रखा है कि क्योंकि हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये दरख्वास्त की थी कि फुल कोर्ट बेंच, यानी जितने भी सुप्रीम कोर्ट के इस वक्त जजेस मौजूद हैं, 13 जज साहिबान की तादाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद है, इन तमाम जजेस के ऊपर मुश्तमिल एक फुल कोर्ट बेंच तश्कील दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इन दरख्वास्तों के ऊपर, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUI फे की तरफ से ये दरख्वास्तें दायर की गई थी, इन दरख्वास्तों को सुना और फिर उसके बाद ये दरख्वास्तें रद्द कर दी गई, मुस्तरद कर दी गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, और फुल कोर्ट बेंच तश्कील देने के हवाले से जो इस्तदाद थी उसको जब मुस्तरद किया गया तो उसके बाद PDM ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये कहा गया कि आज से हम जो अदालती कार्रवाई है उसका न सिर्फ बाइकआउट करते हैं बल्कि हमारी दरख्वास्त को मुस्तरद करने का फ़ैसला, हम उस फैसले को भी मुस्तरद करते हैं। तो उसके बाद अब जो PDM है, यानी जो हुकूमत इत्तेहाद है, उसकी जानिब से तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज कोई पेश नहीं होगा, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कायदीन हैं उनमें से अभी बाबर अवान वकील सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हैं। मुमकिन तौर के ऊपर चंद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आ सकते हैं। 11:30 बजे आज इस केस की समाअत होने जा रही है। फुल कोर्ट बेंच का मामला तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मुमकिन तौर के ऊपर आज फैसला करने जा रही है। थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताते हैं। जो दूसरे फेज़ में CM पंजाब हमजा शहबाज का इलेक्शन हुआ था, उसमें गो के परवेज़ इलाही को ज़्यादा वोट मिले थे, लेकिन डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली ने सरबराह काफ लीग चौधरी शुजात हुसैन के ख़त को बुनियाद बनाकर काफ लीग के 10 वोट रद्द कर दिए थे और फिर उसके बाद हमजा शहबाज को बतौर वज़ीर आला जो है वो डिक्लेयर किया गया था। इस फैसले को, या जो रूलिंग है डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मोहम्मद मज़ारी की, इसको काफ लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेके सुप्रीम कोर्ट आई। जुमे के दिन रात को अदालत खोली गई, डिप्टी रजिस्ट्रार ने दरख्वास्त जो है वो वसूल की। फिर उसके बाद हफ्ते के दिन सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री लाहौर में एक खसूसी बेंच बना 3 रुकनी, और उस बेंच ने पहले समाअत की और ये ऑब्जर्वेशन भी दी कि बज़ाहिर यूँ लग रहा है कि पंजाब असम्बली की तरफ से जो दी गई रूलिंग है ये कानूनी तौर के ऊपर दुरुस्त नहीं है। जो लॉ पॉइंट था वो बुनियादी तौर के ऊपर ये था कि जिस खत के ज़रिए ये रूलिंग दी गई, 10 वोट मुस्तरद किए गए, उस खत में ये कहा गया कि पार्टी सरबराह की हिदायत के ख़िलाफ़ वोट डाला गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि हमने आर्टिकल 63A के हवाले से जो तशरीह की है उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा है कि हिदायत पार्लिमानी पार्टी के सरबराह की होंगी, पार्टी हेड की नहीं होंगी। कल जब यह केस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत था तो उसमें हुक्मरान इत्तेहाद जमातों की तरफ से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इससे कनेक्टेड कई और केसेस या पटिशन सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट उन तमाम केसेस को ठीक है। जहांजेब, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है इफ्तिखार अहमद साहब ने, सीनियर सहाफ़ी, नामवर सहाफ़ी हमारे पाकिस्तान के। इफ्तिखार साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला न्यू पाकिस्तान के लिए। वज़ीर आला हमजा शहबाज रहे या फिर परवेज़ इलाही बन जाए, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? मुस्लिम लीग, इत्तेहादी जमातें क्यों इस मामले पर इस कदर सख्ती का मुजाहिरा कर रही हैं? अब अदालती कार्रवाई का भी बाइकआउट कर दिया गया है, कैसे देखते हैं आप इस पूरे सिनेरियो को? जो तो तलक है बाइकआउट करने का, ये उनका हक है कि अगर वो समझते हैं कि एक चीज़ गलत हो रही है तो 2 रास्ते हैं, जुलूस निकालें, जलसा करें, मजमा इकट्ठा करें, या उस
उसका बाइकाट कर दिया। तो उन्होंने बेहतर फैसला किया है कि उन्होंने बाइकाट कर दिया। उनके पास इसकी सॉलिड रीजनिंग होंगी तो बाइकाट किया। आपका अगला सवाल ए बनता है, चीफ मिनिस्टर बी बनता है। ना ए के बनने से मसाइल हल हो रहे हैं पंजाब के, ना बी के बनने से मसाइल हल होंगे, क्योंकि अब गवर्नेंस खत्म हो चुकी है। पिछले 4 साल में एक अच्छा काम हुआ है पंजाब में, खास तौर पे कि पंजाब में गवर्नेंस खत्म हो गई है। यहाँ के जो महकमे हैं वो बसीदा हो गए हैं, उनमें करप्शन के अलावा कुछ नहीं रहा। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसको आप कह सकें बेहतरी की है, तरक्याती कोई मंसूबा ऐसा हो जो अवाम से मुतल्लिक हो, वो आपको बहुत कम नजर आएंगे पूरे 3.25 साल का जो दौर था। इफ्तिखार साहब, आप पाकिस्तानी सियासत पर गहरी नजर रखते हैं, पूरे मामले को देख रहे हैं, ये सिस्टम चलता हुआ आप देख रहे हैं, ये जो बहरानी कैफियत है इससे हम कब निकलेंगे, कैसे निकलेंगे? खासकर अक्टूबर के हवाले से जो इंतखाबात की चर्चा हो रही है उस पर भी मैं आपका कमेंट जरूर लेना चाहूंगी। अगर अक्टूबर में इंतखाबात होंगे तो क्या कोई फरिश्ते ऊपर से आसमान से उतर के आएंगे जो हमारे मसाइल को हल करेंगे? मोहतरमा, बात यह है जब आपका विजन ना हो और आपकी गवर्नेंस ना हो तो कोई भी इस मुल्क में हुक्मरान बन जाए वो अवाम को कुछ भी नहीं दे पाएगा। पहले विजन होना चाहिए। विजन ये होता है कि हमारा जो पेट्रोल है ये ज्यादा खर्च हो रहा है, हमने इस पेट्रोल को कम कैसे खर्चना है। ये विजन होता है रियासतों का, हुकूमतों का, उनके महकमों का। वो विजन फिर अवाम के आगे पेश करते हैं। कुछ अवाम उसको रजिस्ट करते हैं, कुछ अवाम उसको मान लेते हैं। जब ये मामले से आगे जाते हैं तो पता लगता है कि इस विजन की बिना पर हमने इतने खरब रुपया बचा लिया, वो हमारे पास नहीं है। फिर इस विजन पर अमल दरामद करने के लिए गवर्नेंस चाहिए। वो महकमे जिन्होंने इस पे अमल दरामद कराना है वो महकमे चाहिए। वो महकमे सारे बसीदा, जैसा मैंने कहा, हो चुके हैं, करप्ट हो चुके हैं, वो काम नहीं कर सकते। इफ्तिखार साहब, ये सवाल बहुत उठा जा रहा है कि आसिफ अली जरदारी साहब ने हमजा शहबाज को बचाने की इतनी मेहनत क्यों की। हमने देखा कि कितनी तवील मुलाकात हुई, 1-on-1 मुलाकात रही, रात गए तक मुलाकात हुई और फिर उनकी जानिब से जो खत आता है वो पूरा मंजरनामा ही तब्दील कर देता है। तो इसका सिला क्या है? इसका क्या आपने आखिरी सवाल किया? सर, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जो आसिफ अली जरदारी साहब ने हमजा को बचाने की इतनी मेहनत की है, इसका सिला क्या है? हर आदमी अपने धड़े को बचाने की भरपूर कोशिश करता है। इसमें कौन सी अनहोनी बात कर दी उन्होंने? ये तो अगर आप अपने मोहल्ले में किसी धड़े में बैठी हो या बैठे हुए हो तो अपने धड़े को बचाने के लिए आप हर मुमकिन कोशिश करते हैं जो जायज़ हो, कानून के दायरे में हो, जिसमें गैर मुतल्लिका अफराद मुदाखलत न करें। ये तो अपने धड़े के साथ रहने के लिए हर आदमी कोशिश करता है। ये कोई नहीं, मेरे लिए तो कोई बात अनहोनी नहीं होगी। उनका धड़ा है, पीडीएम एक ग्रुप है, उस ग्रुप में कोशिश की कि चौधरी शुजात साहब जो सदर हैं पार्टी के, उनसे बात करें। उन्होंने बात की। इसमें कोई, मेरे लिए तो अजीब सी बात कोई नहीं। ठीक है, इफ्तिखार अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे। नियो पाकिस्तान में बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। इसके साथ ही मजीद तज्जिया भी आपके सामने रखेंगे प्रोग्राम में। वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक। न्यू पाकिस्तान में आप तमाम को एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहती हूँ। और जनाब, अब से कुछ देर के बाद अदालती कार्रवाई का भी एक मरतबा फिर से आगाज होने जा रहे हैं और फैसला आज सुप्रीम कोर्ट की रोशनी में सामने आ जाएगा। हुकूमत की जानिब से, इत्तेहादी जमातों की जानिब से बाइकॉट किया गया है अदालती कार्रवाई का। बात करेंगे पूरे मामले पर, तज्जिया लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हफीजुल्लाह नियाजी साहब। नियाजी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम न्यू पाकिस्तान के लिए। मामले को किस तरफ आप जाता हुआ देख रहे हैं? कभी ऐसी सूरत हाल हमने माजी में नहीं देखी, ऐसी मिसाल माजी में नहीं देखी कि हुकूमत ने अदालती कार्रवाई का बाइकॉट किया। आप नहीं समझते कि जो मौजूदा हालात है उसमें एस्टैब्लिशमेंट को भी सॉफ्ट किरदार अदा करना चाहिए कि वो कौमी हुकूमत के कयाम पर?
नियाज साहब से हमारा दोबारा राब्ता करने की कोशिश करेंगे। इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है, अब ठीक पौने घंटे के बाद अदालती कार्रवाई का आगाज हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में अदालती कार्रवाई शुरू हो जाएगी। आज डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत पर गालिबन इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि फैसला सामने आ जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं वो इस वक्त यहाँ पर पहुंच चुके हैं, पहुंचना शुरू हो चुके हैं, जबकि दूसरी जानिब जो मुस्लिम लीग नून है, जो इत्तेहादी जमातें हैं, जो इस वक्त इत्तेहादी हुकूमत है, उन्होंने अदालती कार्रवाई का बायकॉट कर रखा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फुल कोर्ट बनाने की तमाम तर दरखास्तें मुस्तरद कर दी हैं। तो ये बात तो यहाँ पर तय हो गई कि जिस चीज़ की डिमांड सामने रखी जा रही है, जिस चीज़ के बारे में कहा जा रहा है कि फुल कोर्ट बैठे, वो तो अब नहीं होने जा रहा। ताहम 11:30 बजे अदालती कार्रवाई का आगाज होगा। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी और जो दीगर अहम रहनुमा थे, उन्होंने कल रात गए अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें अदालती कार्रवाई का बायकॉट किया गया। तो इम्कान है कि आज इत्तेहादी जमातों की जानिब से कोई भी सरबराह लीडर शायद यहाँ पर मौजूद ना हो। बात करेंगे एक मरतबा फिर से नियाजी साहब से। नियाजी साहब, आप किस तरीके से देखते हैं जो हुकूमत ने अदालती कार्रवाई का बायकॉट किया है, ये मिसाल हमें माजी में पहले देखने को नहीं मिली। आप समझते हैं कि ये सही मूव है? मेरे ख्याल में एक दफा जुल्फिकार भुट्टो साहब केस में याहिया मुख्तार साहब अटॉर्नी जनरल भुट्टो साहब के हक में थे और बाद में उनके वकील भी बने। वो हेडरसन का ताल्लुक था, बहुत फेमस, बहुत बड़े आदमी थे। तो उनके भुट्टो साहब के वकला ने भी बायकॉट किया था। वैसे तो टेक्निकली बायकॉट जो है वो काउंटर प्रोडक्टिव होता है अदालती निजाम में भी, और अगर इलेक्शन की प्रोसीडिंग में भी बायकॉट करें, जैसे 1985 में पीपुल्स पार्टी ने सियासी बायकॉट किया था इलेक्शन का, और दे पेड द प्राइस। और पार्टी जो थी वो अपनी कैपेसिटी जो थी वो लूज कर गई थी। भुट्टो साहब के केस में वो कहते हैं जी कि अगर उनका मेरिट पे कॉन्टेस्ट किया जाता है तो जजेस के लिए मजीद मुश्किल होता है एटलीस्ट उनको फांसी की सजा देना, और उनको जो है इस तरीके से जो है उम्र कैद तक ही शायद आ जाता, क्योंकि फिर आपके पास लिमिटेशन होती है। यहाँ पे मेरा ख्याल है कि स्टेटेड पोजीशन चूंकि ले ली थी पीडीएम ने, अब इस बायकॉट से पीछे हटते तो डिसीजन अगर उनके खिलाफ आता तो फिर उनके पास कुछ भी नहीं होता आपसे। ठीक, क्योंकि अब जब क्राइम जब बताते हैं कि डिसीजन उनके खिलाफ आएगा, ज्यादा इम्कान आता है। कोर्ट ने अपना माइंड से बता दिया। अब कोर्ट तो प्रोसीड करेगी आज और 1 साइड केस चलेगा, लेकिन इसकी जो पीडीएम को फायदा होगा कि एटलीस्ट वो अपने जो वर्कर्स है उसको मोबिलाइज और मोटिवेट कर सकेंगे, जैसे इमरान खान साहब जो है पिछले 3-4 महीने से अपना वर्कर्स जो है मोटिवेट कर चुके हैं। पीडीएम के लिए आप क्या कह रहे हैं कि फैसला किसके हक में आएगा? क्या प्रेडिक्ट हम कर सकते हैं कल की कार्रवाई को मद्देनजर रखते हुए? मेरा ख्याल है कि नोइंग जो बैकग्राउंड है ना, जो जस्टिस बंदयाल साहब और इजाजुल अहसन साहब ने, क्योंकि कोई सुप्रीम कोर्ट का जज जो है ना, ऑनरेबल जज, अगर उनको जो पीछे ट्रेल आ रही है, उनका ये शहबाज शरीफ का भी केस आया उनके पास, ठीक, तो उनको जमानत जो थी, जो पूरी जमानत इमरान खान के जमाने से मिली हुई थी, लेकिन वो जैसे कंफर्म हुई तो उन्होंने कहा जी कि एक मुजरिम को, बड़े मुजरिम को जमानत मिल गई है। एक सेशन जज के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट के जज का कमेंट आएगा तो अगली दफा तो किसी को जमानत नहीं देगा, जो सोचेगा कि मेरे ऊपर मुद्दा अच्छा या मैग्नीफाइंग सुप्रीम कोर्ट का। फिर जो जजेज होते हैं मॉनिटरिंग जज नहीं, ट्रायल कोर्ट नहीं बनते। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट बन गया, नवाज शरीफ को जब बगैर अपील का चांस दिए, जो कोर्ट है उसके बाद अल्लाह मियां की जात है सुप्रीम कोर्ट के बाद, ऑल माइटी अल्लाह भी है, ऑल माइटी सुप्रीम कोर्ट भी है। ये तो आइन को भी डिस्टॉर्ट कर देते हैं, उसके साथ भी खेलते हैं, नजरिया जरूरत इनके पास है। तो इनकी जो साख है ना हमारे चीफ जस्टिस साहब की और जस्टिस इजाजुल हसन साहब की, वो हुई है। डिसीजन कोई भी करे, मैंने तो पहले दिन जी आप चाहे हमजा को बहाल करते हैं या परवेज इलाही को, आप लोगों की वजह से पाकिस्तान में इस डिसीजन के खिलाफ बड़ा रिएक्शन है कि करे कौन? अगर आपका जी काम कर देना है, क्योंकि आप लोगों की साख खराब हो गई है। फिर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में हमला हुआ, नवाज शरीफ का जो सुप्रीम कोर्ट में हमला था वो क्या था?
सर मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहती हूँ कि गालिबन आज फैसला सामने आ जाएगा, मुख्तलिफ प्रेडिक्ट भी किया जा रहा है पूरे मामले और कल की कार्रवाई को देखते हुए, पूरा मंजरनामा जांचते हुए भी। अब जब फैसला सामने आता है तो उसकी शफाफियत पर तो किसी किस्म का कोई शक व शुबा तो नहीं होना चाहिए ना, फिर तो मान लेना चाहिए जो भी होता है, फिर तो पंजाब को फिर चलने देना चाहिए। ये ऑप्शन आपके पास तो नहीं रहेगी, मेरे पास तो नहीं रहेगी। तो मैंने फैसला करना है, इसका फैसला करना है पीडीएम ने जो बाइकआउट कर चुके हैं। उन्हें पहले ही अपना अदम एतमाद का वोट जो है अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट कास्ट कर दिया। वेदर लाइक इट और नॉट, आपको सूट करता नहीं करता, तहरीक इंसाफ को करता नहीं करता, जो मर्जी कहें। उनके पास जो फॉलोइंग है ऑल टुगेदर इमरान खान साहब से ज्यादा है। फिर इमरान खान और पीडीएम दोनों की फॉलोइंग देख लें, लेस देन 25% ऑफ पाकिस्तान है ये। अब पूरा पाकिस्तान इस आग के अंदर झोंका हुआ है। जिम्मेदार कौन है? नॉट इमरान खान, नॉट पीडीएम, सीनियर एस्टेब्लिशमेंट और सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट अनफॉर्चुनेटली 70 साल से सबसर्विएंट है एस्टेब्लिशमेंट का, डीप स्टेट का। इन्होंने पाकिस्तान को आज जिस मकाम पे है, सियासतदानों ने सिर्फ मोहरे के तौर पर उनके हाथ में खेले हैं। क्या इमरान खान 2018 में बूट पॉलिश कर रहे हो या आज दूसरे में ब्लेम लगा रहे हो? ये हिस्ट्री के फैक्ट्स हैं जिसको कोई पहले डिनाई नहीं करेगा। जब मैं हिस्ट्री लिखने लगूंगा तो मैं ये मार्जिन नहीं दूंगा इमरान खान साहब को। सर आप ये समझते हैं कि कौमी हुकूमत का कयाम होना चाहिए, इस पर आना चाहिए, नहीं होना चाहिए? जो पोलिटिकल पार्टी फैसला करेगी। देखो एक पार्टी जिस असेंबली ने, इनको शर्म इतनी भी नहीं आती कि लोगों को ये आंखों में धूल ठूंकते हैं कि जैसे सर ये सियासी बहरान का खात्मा फिर कब होगा, फिर कैसे होगा? सियासी बहरान मैंने पैदा की है, शहबाज शरीफ ने पैदा की है। 2014 में सियासत नहीं, रियासत बचाओ के नाम पे धरने हुए थे, ये नवाज शरीफ ने पैदा की है। ये जो जनरल ज़हीरुल इस्लाम सीना तान के कह रहे हैं, इसको जेल में डालना चाहिए जनरल ज़हीरुल इस्लाम को। जो कहते हैं कि हम इस बंदे को लेके आए हैं क्योंकि दूसरे लोग हमें पसंद नहीं थे। खुद है आप इस तरीके के लोग पब्लिक में आके तकरीरें करते दे रहे हो, आपको ये नहीं पता कि आप कितना मुजरमाना स्टेटमेंट दे रहे हो। सर ये पूरी सिचुएशन के बाद मुस्लिम लीग नून के हाथ में क्या रह गया? ये जो महंगाई की लहर है, डॉलर की उड़ान हुई और ये सारा जो सीएम पंजाब का मामला हुआ, वो उनकी आप समझते हैं कि मतलब कि डैमेज पहुंचा उनको? देखो मुस्लिम नून जो है ना, मुस्लिम नून तो इस वक्त सब अच्छे, अगर ये बयानी पे आती है ना तो दिस इज द काइंड ऑफ नैरेटिव मुस्लिम लीग नून जो है वाज लैकिंग। इमरान खान साहब को इसी बयानिए ने चार चांद लगाए और मुस्लिम नून अब इसी बयानिए पे जो है वो थ्राइव करेगी। दैट्स इट। सर ये जो अक्टूबर में इंतखाबात के हवाले से बात हो रही है, वो बातें करने में कोई हर्ज नहीं। वहां पे वो कहते हैं कि तू तीर आजमा मैं जिगर आजमाऊ। जो अक्टूबर में इस्तेमाल इंतखाब चाहते हैं वो तीर आजमाएंगे और पीडीएम अगर नहीं कराना चाहती तो वो जिगर आजमाएंगे। दैट्स इट। न्याज़ साहब ये जो मोनस इलाही वजीर आजम से मिलना पसंद नहीं करते, ये बात खुद मोनस इलाही भी कह चुके हैं। आप लाइन पर मौजूद है हमारे साथ? जी मैं हूं, बिल्कुल। ठीक है। और फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि मोनस इलाही साहब ने अपने वालिद को इमरान खान के लिए राजी किया, चौधरी शुजात साहब को खबर भी नहीं होती है, फिर वो आते हैं मामले में और पूरा मंजरनामा तब्दील हो जाता है? देखिए जी, वो तो चंद दिन पहले महर बुखारी साहब के साथ इंटरव्यू में और 2 इंटरव्यू और दिए थे, चौधरी परवेज ने क्या कहा था, एक बंदे की 3.5 साल से ये इतना डेरोगेटरी स्टेटमेंट था, 3 साल से एस्टेब्लिशमेंट इनकी नेफी तब्दील कर रही थी। अब मुझे बताएं, उसके बाद अगर वो दोनों शुरू शुक्र हो जाते हैं तो मैं और आप कौन होते हैं? जब मियां बीवी राजी, लेकिन जो स्टेटमेंट है वो टीवी में हमेशा रिकॉर्डेड है कि जी एस्टेब्लिशमेंट 3.5 साल इमरान खान की नेफी तब्दील करती रही है। न्याज़ी साहब हमने पहले देखा है बाजी में ये चौधरी ब्रदर्स जो हैं उनके बीच में इस कदर शदीद इख्तिलाफ है जो इस बार देखने, बिल्कुल नहीं। तो ये क्या वजह बनी फिर? क्या वजह बनी? मैं तो फैमिली को बदकिस्मत कीजिए, मैं तो फैमिली को जानता हूँ। मेरा ख्याल है कि ये यंगस्टर जो होते हैं उनके कंसिडरेशन कुछ और होती है और बड़ों की कंसिडरेशन कुछ और होती है। मुझे मुन्ना सलाई की अपनी एम्बिशंस है। मुन्ना सलाई बड़ा अच्छा बच्चा है लेकिन बहुत एम्बिशियस है। उसने देखा है कि यार कुछ भी हो अपनी डिग्निटी पे कॉम्प्रोमाइज कर लो, हो सकता है तारीख के साल में हमारा कोई फ्यूचर हो।
अब मेरा उसमें क्या राय, जाती राय क्या है उसको मैं नहीं जान लाता हूँ, लेकिन ये चूंकि वो बड़ा ही एम्बिशियस है, चौधरी शुजात साहब के बच्चों में वो अर्ज नहीं है जो मुस्लिम सियासत में आने की अर्ज है। तो न्याज़ी साहब, आप समझ रहे हैं कि ये मुन्नस इलाही काइंड ऑफ आप समझते हैं कि रीजन कि जो इतना हमें कॉन्फ्लिक्ट दिखाई दे रहा है चौधरी शुजात हुसैन के वर्डिक्ट में, परवेज इलाही की सियासत में, दोनों में अब तो बहुत जमीन आसमान का फर्क आ चुका ना? देखो अब तो जो कुछ हो गया। अब ये फैमिली मेरे नहीं ख्याल के पॉलिटिकली इकट्ठी रह सकती है, जुड़ सकती है। ठीक है, हफीजुल्लाह रियाजी साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे, पूरे मामले से मुतल्लिक डिटेल एनालिसिस आपके सामने रख रहे थे। अब देखना यह है कि अदालती कार्रवाई जिसका आगाज अब से ठीक कुछ देर के बाद होने जा रहा है 11:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में, अब जो दीगर रहनुमा है उनकी आमद का भी सिलसिला जारी हो चुका है। आज गालिबन फैसला सुना दिया जाएगा, फैसला किसके हक में आता है ये देखना बाकी है। प्रोग्राम में वक्त हुआ है हेडलाइन ब्रेक का, हेडलाइन ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। न्यू पाकिस्तान में आपको एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं और अब कुछ बात कर लेते हैं कोविड-19 के हवाले से, जिसकी शरह में एक मरतबा फिर से इजाफा देखा गया है और कोविड के केसेस में इजाफा हुआ है। गुज़श्ता 24 घंटों की अगर बात की जाए और पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मस्बत केसेस की शरह 2.76% रिकॉर्ड की गई है, जबकि कौमी इदारा बराए सेहत की जानिब से जो फैक्ट्स एंड फिगर सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक 24 घंटों में 13,439 कोविड के टेस्ट किए गए हैं, 371 इनमें से पॉजिटिव आए हैं। बात करेंगे इसी हवाले से, हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर सईद खान, मेंबर कोविड टास्क फोर्स हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। कितनी सिचुएशन आप इससे बाहर हो चुकी है और परसेंटेज क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में इनवाइट करने का। कोविड की ये नई लहर नए वेरिएंट के साथ ज़ोर शोर से जारी है पूरे दुनिया में, खुसूसन पाकिस्तान में भी इस वक्त नंबर्स बढ़ रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हॉस्पिटल्स में हालात काबू में हैं। लेकिन आवाम को चाहिए कि अपने SOPs पे अमल करें और वैक्सीनेशन को जल्द से जल्द अपनी कंप्लीट करें, बूस्टर डोज का भी एहतमाम करें। नंबर इस वक्त बढ़ रहे हैं जिस तरह आपने फिगर्स बताए हैं, और NIH के जो फिगर्स हैं वो पूरे पाकिस्तान के हैं। कराची में इस वक्त नंबर्स निस्बतन ज़्यादा हैं, लेकिन आने वाले दिनों में ये मज़ीद नंबर बढ़ सकते हैं क्योंकि आवाम एहतियात नहीं कर रही, मास्क का इस्तेमाल नहीं हो रहा और जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका भी ख्याल नहीं रखा जा रहा। तो ज़रूरत इस अमर की है कि आवाम इसको सीरियस लें, इसको समझें, ताकि आने वाले दिनों में वो मुश्किल से बच जाएं। जिस तरह दूसरी और तीसरी लहर में हॉस्पिटल्स में बहुत ज़्यादा रश था और बेड्स नहीं मिल रहे थे, तो ऐसा ना हो खुदा न खास्ता हम उस तरफ चले जाएं। तो वैक्सीनेशन लाजमी करवाएं और SOPs पे अमल करें। डॉक्टर साहब, मैं पूछना चाहूँगी, जो पहली आने वाली जितनी भी लहरें हैं कोविड की और ये जो अभी रीसेंट इस वक्त करंट चल रही है, सिम्टम्स का कितना फ़र्क है? सिम्टम्स वक्त के साथ साथ थोड़े से डिफरेंट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि काफ़ी लोगों ने वैक्सीन लगा ली है। तो जिन लोगों ने वैक्सीन लगा ली है उनमें पहले जैसे स्मेल और जो सेंस ऑफ स्मेल या टेस्ट काफ़ी लोगों में उस तरह नहीं जाता जिस तरह पहले पता चल जाता था कि भाई स्मेल नहीं आ रही थी और टेस्ट नहीं हो रहा था। उससे थोड़े से माइल्ड सिम्टम्स है इस वक्त, और उसका नुकसान ये है कि लोग इसको कोविड नहीं समझ रहे और वो फिर ऑफिस जा रहे हैं या नॉर्मल रूटीन लाइफ गुजारते हैं, जिसकी वजह से वो वायरस को स्प्रेड करते चले जाते हैं। तो ऐसे कोई भी सिम्टम्स, अगर बुखार हो, नज़ला ज़ुकाम भी हो, तो अपना टेस्ट कराना चाहिए ताकि पता चल जाए कि ये कोविड है और इसकी वजह से एहतियात बरतें और मज़ीद इसको फैलाने से रोकें। डॉक्टर साहब, आपने देखा है कि जो बूस्टर शॉट्स हैं उसका रुझान बड़ा कम दिखाई दे रहा है। जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम वैक्सीनेशन करवाई हुई हैं वो अपने आप को बड़ा सेफ फील कर रहे हैं। बूस्टर शॉट्स कितनी अहमियत की हामिल हैं इस टाइम पर, क्या फ़ायदा पहुँचाएंगी? बूस्टर डोज बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि वायरस वक्त के साथ साथ इवॉल्व हो रहा है। जब वायरस फर्स्ट डोज लगी थी उस वक्त के वायरस में और अब के वायरस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो बूस्टर डोज बहुत ज़रूरी है ताकि इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो और आने वाले जो वेरिएंट है या करंट जो वेरिएंट जिसको हम कहते हैं ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट BA.5 जो 70% से ज़्यादा प्रेवेलेंट है इस वक्त पाकिस्तान में, तो इसके लिए ज़रूरी है कि बूस्टर डोज लगाया जाए ताकि इसकी शिद्दत को कम किया जा सके। अच्छा, क्या नंबर सामने है पाकिस्तान में इस वक्त कितनी परसेंटेज है उन लोगों की जो वैक्सीनेशन करवा चुकी है?
जो गवर्नमेंट के फिगर्स हैं उससे तो अंदाज़ा होता है कि 80% से ज़्यादा लोग ने वैक्सीन लगाई है, लेकिन इसमें काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्होंने सिंगल डोज लगाई है और उसने बूस्टर डोज भी नहीं लगाई। तो नंबर्स ओवरऑल तो तसल्ली बख्श है, लेकिन बूस्टर डोज अभी भी बहुत कम लोगों ने लगाई है। तो ज़रूरत इस अमर की है कि बूस्टर डोज लगाया जाए ताकि आने वाले दिनों में, क्योंकि ये नए वेरिएंट आते चले जाएंगे, अगर बूस्टर डोज लगाया होता है तो इसकी बीमारी की शिद्दत में काफ़ी कमी आ सकती है। डॉक्टर साहब, एक वजह आप ये भी समझते हैं कि मानसून की बारिशों का सिलसिला है, वैसे ही वायरल वायरसेस वगैरह जो है वो बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं अपने माहौल में, तो उसकी भी एक रीज़न या आप एक वजह समझते हैं जो कोविड एकदम से फिर से सर उठा रहा है? बहुत सारी वजूहत में जब भी इस तरह की ट्रैफिक रश और हलचल होती है तो उसमें ये ओवरऑल बीमारियां बढ़ जाती हैं, क्योंकि सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता है, लोग क्लोज कांटेक्ट में आ जाते हैं, मास्क वगैरह तो वैसे ही नहीं पहना जाता। तो कोविड के अलावा और भी बीमारियां इस तरह की हालात में बढ़ जाती हैं, वायरसेस, बैक्टीरिया दूसरे। इसलिए हमें अपने मज़हब भी हमें सिखाता है कि सफाई का ख़ास ख्याल रखा जाए। तो अगर हम सफाई का ख़ास ख्याल रखेंगे और हिफ्ज़ान सेहत के उसूल पे अमल करेंगे तो कोविड समेत बाकी बीमारियों पे भी हम काबू पा सकते हैं। डॉक्टर साहब, क्या एहतियात बरतनी चाहिए? मैं चाहूँगी एक मरतबा फिर से आप तमाम लोगों को गाइड कर दें। एहतियात बिल्कुल यही है कि अपना भी ख्याल रखें, अपने घर वालों का भी ख्याल रखें, और एक जिम्मेदार शहरी के नाते जब भी कोई सिम्टम्स आपको हो तो अगर आप टेस्ट नहीं भी करा रहे हो, आइडियली तो टेस्ट कराया जाए, अगर टेस्ट नहीं भी कराया हो तो अपने आप को 3 से 4 दिन के लिए आइसोलेट